हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट वसीम अकरम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, वो टॉपिक प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ और उसका जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है, काफ़ी ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है। और ये ऐसा एक फैक्टर है, एक ऐसा बायोलॉजिकल या फिर क्लाइमेटिकल फैक्टर है, जो ये डिसाइड करता है कि हमारे पौधे, हमारे प्लांट्स, हमारी क्रॉप किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेगी और किस तरह से उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो होगी। ये काफ़ी हद तक प्लांट्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है या फिर न्यूट्रिएंट्स अपटेक है, ये आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जी हाँ दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है, क्लाइमेटिकल ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ जो होगी वो किस तरह से होगी, और जो रूट्स के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक होगा वो किस तरह से और किस लेवल तक होगा। तो बात को हम बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कोई मुझसे पूछना चाहे तो मैं इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना चाहूँगा कि अगर किसी कन्फाइंड एरिया की हम बात करें या पर्टिकुलर एक एरिया फिर रीजन की बात करें, तो वहाँ की हवा के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है या वाटर प्रेजेंट होता है हवा के अंदर, उसे कहते हैं दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव वर्ड क्योंकि इसके साथ लगा है तो ये हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में ही शो होता है। जैसे कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अगर आप अभी के दिनों में रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे अपने रीजन की, तो वहाँ पर आपको 80% 85% या फिर 90% के आसपास आपको आपकी रीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखेगी। और ये बताती है कि आपके एरिया में, आपके रीजन में जो हवा है उसके अंदर पानी की जो मौजूदगी है, जो क्षमता है, वो अगर 80% है तो 80% आपकी हवा ने पानी एब्जॉर्व किया हुआ है। यानी कि जो हवा की पानी को एब्जॉर्व करने की जो टोटल कैपेसिटी है वो 100% होती है। हवा में 100% तक वाटर एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी होती है। और जैसे ही ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से ऊपर बढ़ती है, 90 प्लस होती है, तो हमारे एरिया में बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हवा के अंदर जैसे ही पानी 95 प्लस 90% 95% या फिर 100% होता है, तो वही पानी कंडेंस होके वह बारिश की शक्ल में बरसता है और हमारे वहाँ पर बारिश होती है। जब जब दोस्तों हमारे रीजन की, हमारे एरिया की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तब तब क्या होता है दोस्तों, हमें पसीना ज़्यादा आएगा और हमारे शरीर से पानी निकलना शुरू हो जाता है पसीने की फॉर्म में। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे शरीर से जो वेपोराइजेशन है वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, और हमारा शरीर अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए पसीने की फॉर्म में हमारे शरीर से ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का दोस्तों ये तो असर हमारी बॉडी पर था, पर हमारे प्लांट्स पे इसका काफ़ी ज़्यादा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में दोस्तों जनरली रूट्स होते हैं, और मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। ये दोस्तों मेरे पास अभी एक पेन है, आप इसको एक पौधा मान सकते हैं, एक प्लांट मान सकते हैं। ये अभी एक सीधा अपराइट ये प्लांट खड़ा हुआ है, ये पौधा खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि इस वाले रीजन में इसकी पत्ती या लीव्स हैं और नीचे ये इसकी रूट्स यानी जड़ें हैं। तो दोस्तों, जड़ों के अंदर, जड़ों में हमारे रूट हेयर्स होते हैं, जड़ों के अंदर रूट हेयर्स होते हैं जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और वाटर अपटेक करते हैं। और रूट्स के थ्रू पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है और हमारे ऊपर के रीजन में हमारी पत्तियां होती हैं, और पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के काम आते हैं। यानी कि प्लांट कभी तो CO2 को अंदर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जैसा कि वो दिन के टाइम में करता है। और जैसे ही रात होती है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। हमारा जो प्लांट है ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देता है और CO2 को रिलीज करना शुरू कर देता है। और ये सारा प्रोसेस होता है, ये अपनी स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्योंकि छेद होते हैं, तो नीचे से अगर कोई वाटर कंटेंट ऊपर जाता है, तो ऊपर लीफ सरफेस पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब ऊपर से कुछ बाहर निकलता है तभी प्लांट्स नीचे से कुछ लेता है। और यही फेनोमेना जो ट्रांसपिरेशन, एक पुल बनता है ऊपर की तरफ, ये एक फोर्स लगता है, यही डिसाइड करता है कि हमारे रूट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऊपर किस तरह से जाएंगे और किस लेवल तक जाएंगे, किस एक्सटेंट तक ये ऊपर जाएंगे। ऊपर जितना पानी वेपराइज होता रहेगा, नीचे से उतना ही पानी ऊपर निकलता रहेगा। प्लांट्स के जो स्टेम होता है या मेन बॉडी होती है, उसमें जनरली दो तरह के टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट्स के बाहर की तरफ हमें जो मिलता है वो फ्लोएम होता है, और अंदर की तरफ जाइलम होता है। जाइलम हमारा क्या काम करता है कि जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर के साथ मिक्स करके इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और जो फ्लोएम होता है, लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस की मदद से जो एनर्जी बनी है उसे प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में ले जाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों सपोज करिए ये हमारा पौधा है और इसके आसपास का जो क्लाइमेट है उसको हम एक कन्फाइंड या फिर रेस्ट्रिक्टेड रीजन मान लेते हैं, जो एक फिक्स रीजन आप कह सकते हैं।
इसके अंदर, इस कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हवा होगी उसके अंदर पानी को ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी होती है। अगर ये टेंडेंसी 80% के ऊपर गई, 80% या 60% से ऊपर जैसे ही बढ़ती है, 60, 70, 80, 85%, तो क्या होता है कि दोस्तों जो लीव्स होती हैं वो पानी निकालना बंद कर देती है, क्योंकि हवा में ऑलरेडी पानी है, वेपर्स की फॉर्म में पानी निकालना बंद कर देती है। जब पानी यहाँ से निकलना बंद होगा तो नीचे से भी जो हमारा वाटर ऊपर जाना चाहिए था, वो वाटर ऊपर जाना बंद हो जाता है, और जो हमने न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम रूट्स के थ्रू देते हैं, तो वो रूट्स के थ्रू ऊपर नहीं जा पाते हैं, यानी कि ऊपर ये ट्रांसमिशन पुल जो होता है वीक होना शुरू हो जाता है, और हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। खास तौर से ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज काफ़ी हैवी होता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, सल्फर, जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, वो ऊपर उनको धकेलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और एक्स्ट्रा एनर्जी तभी मिलती है जब ऊपर से कुछ वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, तभी नीचे से कुछ ऊपर चढ़ता है। अदरवाइज इनको ऊपर पुल करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी प्लांट्स के पास उस टाइम होती नहीं है। तो जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आपके प्लांट्स जो होंगे ये कम न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं, कम पानी लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप इनको एक्सेस वाटर दोगे तो यहाँ पर फंगस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी यहाँ पर ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। और जब जब क्लाउडी वेदर होता है तो आपके प्लांट्स में इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलती है, लीव्स के ऊपर देखने को मिलती है, जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होती है। और जैसे ही वेदर खुलता है, धूप निकलती है, वो डेफिशिएंसी दूर हो जाती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों ये था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फैक्टर जो हमें डिसाइड करता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है तो हमारे प्लांट्स नीचे से ना वाटर ज़्यादा लेंगे, ना ही न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ज़्यादा लेते हैं। पर अगर हमें इनको ज़्यादा वाटर देना है या फिर इनको फोर्स करना है कि ज़्यादा वाटर ऊपर एब्जॉर्व करें, तो हमें अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा। हम ये कैसे कम कर सकते हैं? हमारे सराउंडिंग्स में जहाँ भी वाटर सोर्स होगा, जैसे कि हमारे हाईटेक नर्सरीज में जो पैड्स जो होती है जिसमें पानी गिरता रहता है, हम उसका पानी बंद कर सकते हैं। और जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होते हैं वहाँ से उस वाली जो इसमें वाटर कंटेंट है हवा के अंदर, उस हवा को बाहर निकालने की हम जल्दी से कोशिश करें। फ्रेश हवा वहाँ से अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें वाटर कंटेंट कम होता है, तो हमारी रिलेटिविटी कम हो जाती है, और प्लांट्स वेपर की फॉर्म में कुछ बाहर निकालता है और नीचे से वाटर कंटेंट ऊपर चढ़ता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। हमारा पौधा जो भी टोटल पानी कंज्यूम करता है, लेता है, कंज्यूम नहीं करता, लेता है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है, यानी अपने फायदे के लिए उस वाटर का सिर्फ 1% ही वो यूज करता है। बाकी 99% वो वेपर्स की फॉर्म में हवा में छोड़ देता है, और जो बाद में बारिश की शक्ल में वापस हमारी धरती पे आती है, हमारी ज़मीन के ऊपर आती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कम लेंगे, वाटर कम एब्जॉर्ब करेंगे, और इस वजह से उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ कम होगी। पर अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 के आसपास रहती है, 60% के आसपास रहती है, तो एक अच्छे साइंस, अच्छे सिम्टम्स हैं। पर अगर ये 40% के नीचे चली जाए, बाय द वे अगर नीचे चली जाती है, तब भी ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि अगर 40% के नीचे का मतलब है कि हमारी हवा में पानी बिल्कुल है ही नहीं, और हम नीचे से पानी जैसे ही देते हैं तो बहुत जल्दी वो पानी वेपर्स की फॉर्म में पत्तियों से बाहर निकल जाता है, और हमारे प्लांट्स को हम जितना पानी देते हैं वो उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, क्योंकि पौधे को सिर्फ 1% पानी ही चाहिए, बाकी 99% वाटर उसे वेस्ट करना है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ा देना है। तो वो पौधा कई बार वाटर की शॉर्टेज की वजह से उसमें जो विल्टिंग होती है वो दिखनी शुरू हो जाती है। और ये सारा का सारा गेम दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है, और ये टेम्परेचर से डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, और फंगल कंटामिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा इन्विटेशन होता है अगर हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाए। दोस्तों तो मैंने कोशिश करी है कि आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझाएं, किस तरह से इसका हमारे प्लांट्स पे इम्पैक्ट होता है और हमारी बॉडी पे भी किस तरह से इसका असर होता है। और उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपकी जो क्रॉपिंग सिस्टम है या फिर आपकी फार्मिंग सिस्टम है उसमें कुछ हद तक हेल्प जरूर होगी, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको किसी और वीडियो में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच वैल्यू, पीएच रेंज और वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करें। अपना वर्कआउट हम इस पर करेंगे, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऐसी पड़ी हैं जो बहुत लोग उनको देखते तो ज़रूर हैं, पर उनसे शायद वो उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो हमारे हौसला अफजाई के लिए आप इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।